अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम था अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड के अंदर पहली वीडियो आज की है जिसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। एमडी केयर का अगर सिलेबस देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो अल्काइल हैलाइड हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक ऐड हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास फ़िलहाल के लिए नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर बताएं अल्काइल हैलाइड का, उसकी रिएक्टिविटी बताएं और नोमेनक्लेचर बताएं। उसके बाद उसके रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये बहुत अहम रिएक्शन है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी हमारी एक वीडियो जाएगी यहाँ पर रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर पे, दूसरी मैंने बना दी हुई है नोमेनक्लेचर पे, वो आप देख सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली प्लेलिस्ट में जाकर। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन के हवाले से अल्काइल हैलाइड्स के। बच्चों सबसे पहले तो आपने ये अल्काइल हैलाइड को पढ़ने से पहले पढ़ना है कि हैलो अल्केन्स क्या टर्म है और क्या डिफरेंस है हैलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। अगर तो कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ पर पढ़ना है, और अगर आपको ये आता है तो आप इसको स्किप करके क्लासिफिकेशन से शुरू करें ताकि वहाँ से आपका पार्ट शुरू हो। ये वाला पार्ट मैं थोड़ा टाइम लूँगा इस पर, मतलब बता के जाऊँगा ये वाला पार्ट। अच्छा, हमने पढ़ा था शुरू में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि या तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस तरह के अल्केन्स या अल्काइंस, तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं या उसके डेरिवेटिव होते हैं। तो ये अगर मैं अल्केन्स का डेरिवेटिव बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूँगा और हाइड्रोजन निकालने से यहाँ पर कुछ और ग्रुप लगा देता हूँ। तो अगर हम ये हाइड्रोजन निकाल कर अल्केन्स में से यहाँ पर हैलोजन लगा दें, एक्स हमें पता है ना हैलोजन होते हैं, एक्स को जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, बोरोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो अगर हम ये हाइड्रोजन निकाल दें अल्केन में से और यहाँ पर एक्स कोई हैलोजन लगा दें तो अब ये क्या बनेगा, अब इसको हम कहेंगे ये क्या है जी, ये हैलो अल्केन है। ये क्या है, हैलो अल्केन। पहले अल्केन था, एच निकाल कर तो एक्स लगा दिया तो ये क्या बन गया, हैलो अल्केन। अब ये हैलो अल्केन में एक्स कितने हैं, एक, तो इस वजह से इस हैलो अल्केन को हम मोनो हैलो अल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनो हैलो अल्केन। तो अब ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से अल्केन में से 2H निकाल दें और 2H को निकाल कर यहाँ पर 2 ही हैलोजन के एटम लगा दें। ये यहाँ पर भी हैलोजन एक लगा दें, यहाँ पर भी एक हैलोजन लगा दें, तो इसको हम कहेंगे हैलो अल्केन। तो कहेंगे ही क्योंकि हमने अल्केन के अंदर हाइड्रोजन निकाल कर कोई हैलोजन लगा दिया है, तो ये हैलो अल्केन तो होगा ही, मगर कौन सा, डाई हैलो अल्केन, क्योंकि इसके अंदर 2 हैलोजन हमने लगा दिए हैं। और अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ से इसके अंदर 3 हाइड्रोजन निकाल दें यहाँ से और 3 हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर जो है हम 3 हैलोजन लगा दें, एक्स एक्स एक्स, तो अब भी ये हैलो अल्केन होगा। और कौन सा होगा, ट्राई हैलो अल्केन। तो ये होता है हैलो अल्केन, मोनो, डाई और ट्राई। आपको इसकी समझ आनी चाहिए। अब आपके जहन में आता होगा कि क्या सर जी हम यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन निकाल कर ये भी और ये तीनों हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर 3 एक्स और नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, 3 हैलोजन और लगा सकते हैं, फिर वो हेक्सा हैलो अल्केन बन जाएगा, मतलब 6 हैलोजन इसके साथ लगे होंगे। तो इस तरह जो है हैलो अल्केन चलते जाते हैं, हम हाइड्रोजन निकाल कर अल्केन को हैलो अल्केन बनाते जाते हैं। अब आपके जहन में आता होगा कि ये जो हैलो अल्केन है इसी को ही हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये जो तीनों हैलो अल्केन अभी तक हमने पढ़े, डाई और मोनो, इनमें से सिर्फ मोनो हैलो अल्केन जो होते हैं ना, यही जो होते हैं यही अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो मोनो हैलो अल्केन्स को कहते हैं सिर्फ, मतलब ऐसे हैलो अल्केन्स जिनके अंदर एक ही हैलोजन हो उसी को अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। ये जो होंगे ना डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन, ये अल्काइल हैलाइड्स नहीं कहलाएंगे, ये हैलो अल्केन्स कहलाएंगे। समझ गए बात को? तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं जी, मोनो हैलो अल्केन्स। अब इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सारे के सारे अल्काइल हैलाइड्स, सारे अल्काइल हैलाइड्स को तो अल्काइल हैलाइड्स तो हैलो अल्केन होते हैं।
all alkyl halides are haloalkanes but all haloalkanes are not alkyl halides। अब ये देखिए मैंने आपको कितनी अच्छी लाइन यहाँ से निकाल कर बता दी कि सारे अल्काइल हैलाइड्स तो हैलोअल्केन होते हैं मगर सारे हैलोअल्केन अल्काइल हैलाइड्स नहीं होते। अब आपको ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है सवाल, उसमें ये ऑप्शन हो तो आपको फिर पहचाननी पड़ेगी ना कि इसका ये करेक्ट लिखी है कि नहीं लिखी। तो ये करेक्ट है, सारे अल्काइल हैलाइड हैलोअल्केन होते हैं और हैलोअल्केन अल्काइल हैलाइड सारे नहीं होते। तो अल्काइल हैलाइड की अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ये होते हैं मोनो हैलोअल्केन्स। जो मोनो हैलोअल्केन्स है उन्हीं को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हैलोअल्केन्स जिनके अंदर एक ही हैलोजन हो उसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। जिस तरह यहाँ पर ये एक अल्केन था, यहाँ से मैंने H निकाला, यहाँ पर एक हैलोजन लगा दिया दैट इज Cl, तो ये क्या बन गया, एक अल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है, अगर वैसे IUPAC लिखना हो तो वो होगा क्लोरोमीथेन। मैंने नोमेनक्लेचर पे बनाई हुई है वीडियो, वहाँ पर जाकर देखें। अच्छा, और इसके अलावा इसकी क्या मिसालें हो सकती हैं जी। आप अब देखें CH3 मतलब एक अल्काइल ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल से मुराद हमने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में पढ़ा था कि जिसमें हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो उसके पीछे ये जो चीज़ बन जाती है उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। R से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक हैलोजन है जिसको हम X से लिखते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है उसको हम जनरल तरीके से अगर लिखें, जनरल का मतलब कि उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें सारे अल्काइल हैलाइड्स को, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर एक R ग्रुप होता है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं और एक उसके अंदर हैलोजन ग्रुप हैलोजन होता है, हैलोजन एक होता है। तो यहाँ पर जो है R क्या है जी, R जो है वो अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप कौन सा हो सकता है, ये मिथाइल भी हो सकता है जो कि होता है CH3, और ये मिथाइल के अलावा इथाइल भी हो सकता है जो कि होता है C2H5, और इथाइल के अलावा प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ग्रुप। आपने अल्केन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन, अल्हम्दुलिल्लाह C3H7 प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और यहाँ पर जो X है ये क्या हो सकता है जी, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, जिस तरह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, इनमें से कोई भी यहाँ पर अटैच हुआ हो सकता है। तो जनरल फार्मूला इसका ये आपने याद रखना है कि इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RX से। अब इसके अंदर जो जनरल फार्मूला इसका लिखा जाता है ना, उसको लिखा जाता है CnH2n+1 हैलोजन। तो ये जनरल फार्मूला भी आपको आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। कार्बन अगर n नंबर ले लें तो हाइड्रोजन को डबल करके n के मुकाबले में उसमें एक प्लस करके साथ हैलोजन लिखना है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अल्काइल हैलाइड्स के दूसरी और मिसालें अगर देखें तो मैंने अभी क्या कहा कि आप ये R की जगह पर कोई भी R लगा दें, आप लगा दें C2H5 लगा दें, और फिर हैलोजन की जगह पर कोई हैलोजन लगा दें, Br लगा दें, ये बन जाएगा ब्रोमो इथेन, ये बन गया। इसी तरह आप कुछ और लगा दें, आप जो मर्जी लगाते जाएं, जो से मर्जी अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो वो सारे क्या बन जाएंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन लगा दें, जिस तरह यहाँ पर ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो कॉमन नेम IUPAC नेम मैंने बताए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बताऊँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों आपको ये 2-3 मिसालें लिख के दी हैं, मैंने इसकी वजह ये है, अगर आप गौर से देखें ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन है ये वाला और ये जो हैलोजन है, इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है ना, और यहाँ पर भी ये कार्बन के दरमियान और ये हैलोजन के दरमियान ये एक बॉन्ड बना होगा, यहाँ पर भी ये कार्बन और हैलोजन के दरमियान ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। हमें इस बॉन्ड से मतलब होता है क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस बॉन्ड के अंदर क्या क्या हो सकता है जी, इस बॉन्ड के अंदर ये हो सकता है कि अगर आप देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है तकरीबन 2.5 के करीब, और हैलोजन जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा ही होती है, इनकी हाई रहती है, और यहाँ पर भी हैलोजन की रिएक्टिविटी हाई रहती है।
और यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 2.5 होती है। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी हाई रहती है तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इनका जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा। पोलर से मुराद के जो हैलोजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये बात क्लियर करते जाएं कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ये क्या होता है जी, एक तो पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। और ये बात आपको जब हम आगे रिएक्टिविटी पढ़ेंगे वहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर क्यों होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों पोलर होता है जी? ये इस वजह से होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना वो आ जाता है किन के दरमियान? कार्बन एंड हैलोजन के दरमियान। कार्बन एंड हैलोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। डिफरेंस आने से ए पार्शियली प्लस चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। एक और याद रखें बात कि ये अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है ये कार्बन होता है sp3। एक्चुअली सारे ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, मगर ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कार्बन है, कार्बन वो क्या होता है जी? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये MCQs में आ सकता है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हैलोकेन्स क्या होते हैं, हैलोजन के हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, और मोनोहैलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। उसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 और शॉर्ट सारी ये चीज़ें। आ जाते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? अच्छा बच्चों, अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन से पहले ना आप ये मतलब उसको समझ रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन को, ये एग्जांपल्स लेकर। अगर ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है वो आगे मज़ीद एक कार्बन से अटैच है यहाँ पर। तो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर अब मैं स्टार बना रहा हूँ, ये चूंकि आगे मज़ीद एक ही कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। या फिर वो वाला कार्बन ये वाले स्ट्रक्चर में देखें जो कि आगे किसी भी कार्बन से ना अटैच हो, उसी को भी हम प्राइमरी ही कार्बन कहते हैं। मगर मॉडर्न कई बुक्स में इसको 0 डिग्री कहा जाता है, मगर हम इसको अपनी बुक के हवाले से प्राइमरी कार्बन ही लेके चलेंगे। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? जो कि आगे एक कार्बन से अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन से ना अटैच हो। ये वाला स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाला कार्बन जिसके ऊपर मैंने स्टार बनाया, ये आगे दो कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर। तो ऐसा कार्बन जो कि आगे दो कार्बन से अटैच हो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और उसको मैं 2 डिग्री 2 के ऊपर डिग्री लगा के लिखते हैं तो मतलब वो क्या है? सेकेंडरी लिखा हुआ है। और अगर ये वाला कार्बन जो कि आगे 3 कार्बन से अटैच हो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री, मतलब टर्शरी कार्बन। क्या कहते हैं? टर्शरी कार्बन। अब होगा क्या कि अगर मैं ये प्राइमरी कार्बन के साथ एक हैलोजन लगा दूं तो अब ये जो अल्काइल हैलाइड बनेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझ आ गई? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जो कि जिसमें क्या होता है कि जो हैलोजन अटैच होता है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है उसमें यहाँ पर क्या होगा? जो हैलोजन यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो उस वो क्या बनाएंगे जी? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बनाएंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स। इसको लाइटली ना लें, इसमें से MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें से बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। और ये वाला अल्काइल हैलाइड जिसमें जो हैलोजन है यहाँ पर अगर हम टर्शरी कार्बन से अटैच कर दें तो उसे हम कहेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और मैंने कहा प्राइमरी को हम कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री से, और सेकेंडरी को कैसे लिखते हैं? 2 डिग्री से, और टर्शरी को कैसे लिखते हैं? 3 डिग्री से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री और ये हो जाएगा जी 3 डिग्री। अब ये तो ठीक है, आपने कर लिया। अगर आपको पहचानने को आए ना तो सीधी सी आप ये बात लिख सकते हैं। पहचानने को अगर आए तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वो वाले अल्काइल हैलाइड होंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो वाला कार्बन मजीद आगे एक कार्बन से अटैच हो
या किसी भी ना कार्बन से अटैच हो तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये वाला अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देखना है तो आप देखना है कि जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच हो वो वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो वाला अल्काइल हैलाइड है जिसमें ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच हो वो वाला कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच हो तो उसे हम कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह आप जो है देख सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा टर्शियरी है सिंपल वे में। वो पहले मैंने कह दिया कि वो हैलोजन जो प्राइमरी से अटैच हो वो प्राइमरी कार्बन से अटैच हो वो प्राइमरी कहलाएगा, तो उसमें आप थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस तरह आप देख लेना। ठीक है, अब इसके नाम आप लिख लें तो आपको नाम लिखने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है। अब नाम लिखने का क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ अभी, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होगा इथाइल, समझ लो ये जो एक्स मैंने लगाया हुआ वो सारा जो है एक्स जो है वो क्लोरीन ही लगाए हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा जी, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सॉरी शॉर्ट में कह रहा हूँ, कॉमन नेम है। और IUPAC अगर लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। और इसका अगर नाम लिखोगे तो इसका नाम जो कॉमन होगा वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC अगर लिखोगे तो वो हो जाएगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यही होगा ना, वो मैं लिख नहीं रहा। अब ये नाम मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि इसी तरह आता है सवाल, वो आपको नाम दे देता है। जिस तरह ये कहता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कौन सा अल्काइल हैलाइड है, तो आपने बताना है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। आप कैसे बताएंगे, अगर आपको ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आता होगा। और मैंने ये बताया हुआ है जब मैंने नोमेनक्लेचर बनाया था कि अल्काइल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अगर आपको नाम दिया हो और अगर नाम स्ट्रक्चर दिया हो तो नाम कैसे लिखेंगे। और इसी तरह वो ये कह सकता है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कौन सा अल्काइल हैलाइड है, वो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। या फिर इसका IUPAC नेम देकर कहेगा 2-मिथाइल-2-क्लोरोप्रोपेन कौन सा अल्काइल हैलाइड है, तो आपने वो पहचानना होगा। ठीक है, एक तो इस तरह आपको सवाल आ सकता है। दूसरा जो है सवाल आपको किस तरह आ सकता है, आपको क्या कहेगा वो कि पहले तो या तो स्ट्रक्चर दे के पूछ लेगा या नाम दे के पूछ लेगा ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है। ये इसी तरह से नाम आ सकता है। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है, वो मैं यहाँ पर ये वाले कलर से लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी, यहाँ पर देखें अगर तो ये वाला जो प्राइमरी कार्बन है जिसको हम लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो प्राइमरी कार्बन है ये वाला जिसको स्टार हमने बनाया हुआ है, ये कितने हाइड्रोजन से अटैच है, ये कितने हाइड्रोजन से अटैच है, ये अटैच है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से, या फिर ये वाला केस होगा तो उसमें 3 हाइड्रोजन से अटैच है। और अगर कार्बन की बात करें तो ये जो प्राइमरी कार्बन है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है जी, 1 कार्बन से, वो हमें पता ही होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो सेकेंडरी कार्बन है वो अटैच होता है जी, सेकेंडरी कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है जी, 1 हाइड्रोजन से अटैच है यहाँ पर। जैसे हम कहेंगे ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो सेकेंडरी कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से अटैच होता है, 1 हाइड्रोजन से। और जो सेकेंडरी कार्बन है जो किसने कार्बन से अटैच होगा वो आगे 2 कार्बन से अटैच होगा। ये देख ले 2 ही कार्बन से आगे अटैच है। ये MCQ है भाई, MCQ है ये। टर्शियरी कार्बन जो है वो कितने, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कितने हाइड्रोजन से अटैच है, जल्दी से देख के बताएं। टर्शियरी कार्बन अटैच है जी कितने हाइड्रोजन से अल्काइल हैलाइड के अंदर, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर टर्शियरी कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है जी, 0 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ। और अगर कार्बन की बात करें तो ये जो आगे है जो 3 कार्बन से अटैच है। ये अब MCQs में आते हैं। अब MCQs में ये किस तरह आ सकते हैं, वो आपको ये कह सकता है जी, देखें कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, तो आपको पहले आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसके अंदर जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। या फिर डायरेक्टली वो इस तरह कह सकता है आपको कि ये जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं इसके अंदर सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो आपने वो बताना है सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जिस तरह भी वो वर्डिंग चेंज करे तो आपको आने चाहिए।
ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में आपको बता दिए हैं मैंने। अच्छा जी, अब इससे जो है एमसीक्यू आया हुआ है क्लासिफिकेशन से। अभी मैंने यहाँ पर एक ही एमसीक्यू लिखा है, यूएचएस में बहुत बार इसका एमसीक्यू पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एनएमडी कैट 2020 में आया हुआ सवाल। कौन सा अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है? तो देख लें कैसे पहचानते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच होना चाहिए सेकेंडरी के केस में? 2 से, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये तो आगे 1 से अटैच है। इस वाले को देखें तो हैलोजन इस कार्बन से अटैच है और वो आगे 2 कार्बन से अटैच है, तो यही सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, ये हमारा ऑप्शन जाएगा। इसको देखें तो ये वाला जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 से अटैच है, तो ये तो टर्शरी पे जाएगा। और ये वाला अगर देखें तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो आगे किसी भी कार्बन से नहीं अटैच, तो मतलब ये प्राइमरी होगा। और ये भी प्राइमरी होगा जिसके अंदर आगे 1 से अटैच हो, तो हमारा आंसर जाएगा सी। हमें सेकेंडरी ढूंढना था, सेकेंडरी ये वाला था जी। अब ये एक और सवाल आया हुआ है, नियोपेंटाइल क्लोराइड जो है वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है? अब अगर आपको मैंने कहा था ना नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर आता होगा तो फिर ही आप इसको बना पाएंगे, इसका आंसर कर पाएंगे। नियो का मतलब होता है, मैंने समझाया था कि सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर यहाँ पर 2 ब्रांच आ जाना, इसे हम कहते हैं नियो। और चूंकि इसमें अब टोटल कितने कार्बन होंगे? 3 ये और 2, एक ऊपर और एक नीचे, 5, तो इसका नाम होगा पेंटाइल। तो ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। तो ये जो नियो पेंटाइल है, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर क्लोरीन लगा दें इसके साथ तो ये बन जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। मैंने बहुत इजी वे में जो है आपको समझाने की कोशिश की है क्लासिफिकेशन, ताकि आपका एक भी नंबर ज़ाया ना हो यहाँ से। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम देखें तो ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, 3 से नहीं है। गौर से देखो, अगर तो यहाँ पर हैलोजन अटैच होता ना तो फिर हम कहते कि ये वाला कार्बन आगे 3 से अटैच है, तो फिर हम इसको टर्शरी कहते। मगर अभी जो कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है जी? वो वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, नॉट टर्शरी। तो बच्चों ने ये बहुत गलत किया था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, इसका आंसर बच्चों ने टर्शरी लिखा हुआ था। उनको लगा कार्बन है जो है, उनको लगा जो है हैलोजन यहाँ पर अटैच होगा, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, वैसे ही आंसर कर दिया। स्ट्रक्चर बना के आंसर करना था। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास अगला टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी हमने पढ़नी है। अच्छा, रिएक्टिविटी से मुराद होता है कि रिएक्शन करने की ताकत, अल्काइल हैलाइड्स कितना किसी दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो हम अल्काइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ के आए हैं वो ये है कि कार्बन की एक चेन होती है, पीछे कितने भी कार्बन की हो सकती है, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 40, जितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। ये एक अल्केन चेन होती है अल्काइल हैलाइड्स की, साथ कोई हैलोजन एटम अटैच होता है, लेट्स से क्लोरीन अटैच है। और मैंने बताया है कि इसमें ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है ये क्या होता है, यहाँ पर ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब ये जो पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव जो है बॉन्ड, यही मरकज होता है रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज आ गया प्लस का और यहाँ पर नेगेटिव का। तो अब कोई भी चीज़ के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो अगर वो अगली वाली चीज़ जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हुई तो वो यहाँ पर अटैक करेगी, और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हुई तो वो यहाँ पर आगे अटैक कर देगी। तो रिएक्शन सेंटर यही बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड। मतलब रिएक्टिविटी यहीं से डिसाइड होगी कि अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव, कितना रिएक्टिव है कितना कम, तो यहीं से डिसाइड होगी कार्बन हैलोजन के बॉन्ड से। तो रिएक्टिविटी जो अल्काइल हैलाइड्स की है वो हम दो बेसिस पे जज करते हैं। एक तो कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, और जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड पोलैरिटी कितनी है। पहले हम बॉन्ड एनर्जी वाले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कार्बन के साथ फ्लोरीन भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो अब हमें देखना है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम अल्काइल हैलाइड्स के साथ फ्लोरीन अटैच करें तब ज़्यादा रिएक्शन अच्छा होगा, तब ज़्यादा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, या जब हम उसके साथ आयोडीन अटैच करें तो तब ज़्यादा उसका रिएक्शन
अच्छा होगा या तब ज़्यादा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो जब हम इसकी बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 467 और कार्बन क्लोरीन की है 413, कार्बन ब्रोमीन की है 346 और इसकी है 290। ऊपर से नीचे आते हुए जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो रही है जी, ऊपर से नीचे आते हुए बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, बॉन्ड एनर्जी लो हो रही है। एक बात आप पढ़ चुके हैं कि समझ लो ये बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, ये कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होने ज़्यादा होने से क्या मुराद है, ज़्यादा होने से मुराद ये है कि ये कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, बहुत ताकतवर होगा। इसको तोड़ने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए 467 किलो जूल पर मोल, जबकि कार्बन आयोडीन का ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए 290 किलो जूल एनर्जी चाहिए। किसको तोड़ना आसान होगा, कार्बन को, फ्लोरीन को या कार्बन आयोडीन को? किसको तोड़ना आसान होगा? आयोडीन को तोड़ना आसान होगा। आयोडीन को अगर तोड़ना आसान है तो मतलब आयोडीन ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कर देगा, कार्बन फ्लोरीन जो है वो अच्छा रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें फ्लोरीन हो वो अच्छा रिएक्शन नहीं करेंगे और जिसमें कार्बन आयोडीन हो वो अच्छा रिएक्शन शो कर देंगे। इससे ये बात समझ आ रही है। तो मतलब इस हवाले से अगर हम ये एक कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी के, कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, कार्बन फ्लोरीन की। तो कार्बन फ्लोरीन वाले जो अल्काइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव होने चाहिए, वो होने चाहिए लेस रिएक्टिव। और ये जो कार्बन आयोडीन वाले अल्काइल हैलाइड होंगे जिनके अंदर कार्बन के साथ आयोडीन लगा होगा वो होने चाहिए मोर रिएक्टिव। तो इसके मुताबिक बॉन्ड एनर्जी के, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एनर्जी वाले कंसेप्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए आयोडीन, और उसके साथ होना चाहिए फिर हमारे पास ब्रोमीन, और उसके बाद होना चाहिए क्लोरीन, और सबसे कम जो रिएक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास फ्लोरीन। तो ये जो है ऑर्डर बनता है अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के मुताबिक, कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी के मुताबिक ये बॉन्ड बनता है जी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर हम दूसरा जो कंसेप्ट देखें, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड पोलैरिटी है, तो क्या ये भी यही चीज़ बता रही है, क्या इससे भी यही चीज़ बनती है, क्या इससे भी यही वाला ऑर्डर बनता है? तो हम देखते हैं। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी को देखें तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड पोलैरिटी है जी, बॉन्ड पोलैरिटी को देखें तो पोलैरिटी से मुराद मैंने अभी बताया कि कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है, प्लस का, और यहाँ पर क्या चार्ज आता था, नेगेटिव का। इस पर प्लस का और नेगेटिव का, प्लस का और नेगेटिव का, प्लस का और नेगेटिव का। अब ये प्लस और नेगेटिव का चार्ज किस वजह से आया था, याद करें, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तकरीबन होती है 2.5 के करीब, और हैलोजन ये फ्लोरीन की होती है जी 4। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की होती है वो होती है 3.0, और यहाँ पर ब्रोमीन की होती है तकरीबन 2.8, और आयोडीन की होती है 2.5। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लें इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2.4 -4 तो वो आएगा 1.5 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना आएगा जी, ब्रोमीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, वो आएगा जी 0.5 का, और यहाँ पर अगर लें तो वो आएगा 0.3 का, और यहाँ पर लें तो 0 आएगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है जी, वो आ रहा है हमारे पास फ्लोरीन के केस में, ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आने से मुराद ये है कि यहाँ पर जो पार्शियल प्लस का और नेगेटिव का चार्ज ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो ये इससे मुराद है, ये क्या है, इससे मुराद ये है। ठीक है, तो ये आपने समझना है कि ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, फिर कार्बन और फ्लोरीन का, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बॉन्ड की पोलैरिटी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया कि ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है।
तो ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा जी? कार्बन हैलोजन वाला, ये वाला जो है बॉन्ड मोर पोलर होगा, और जो कार्बन फ्लोरीन वाला ना, और ये जो है वो लेस पोलर होगा। पोलर की बात कर रहा हूँ, रिएक्टिव की नहीं बात कर रहा। अच्छा, और अभी हमने पीछे ही कहा था कि ये जो है कार्बन हैलोजन में से ज़्यादा रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड के अंदर ये यहाँ पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चार्जेस आ गए हैं। तो अगर ये बात हम कह रहे हैं तो क्या ये कहना ठीक नहीं है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस आ जाए तो ज़्यादा रिएक्शन होगा? कहना ठीक है ना? तो मतलब ये पर अगर अभी हमने देखा कि ज़्यादा चार्जेस कहाँ पर आ रहे हैं, फ्लोरीन के केस में यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं, तो फिर हम ये कहना ठीक ही होगा कि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये कहना ठीक है कि नहीं? ठीक लग रहा है मुझे, अगर हम ये कंसेप्ट को लेकर चलें। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा वो रिएक्टिव भी उतना ही ज़्यादा ही होगा। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो पोलर बॉन्ड कौन सा ज़्यादा है? कार्बन फ्लोरीन। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और ये वाला जो है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी के मुताबिक ज़्यादा जो रिएक्टिव होने चाहिए वो होने चाहिए, ज़्यादा जो रिएक्टिव होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए जी? वो होने चाहिए फ्लोरीन, और फिर उसके बाद रिएक्टिव होने चाहिए क्लोरीन, और फिर उसके बाद रिएक्टिव होने चाहिए जी ब्रोमीन, और उसके बाद फिर रिएक्टिव होने चाहिए जी आयोडीन। ये किसके मुताबिक है जी? अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी वाले कंसेप्ट के मुताबिक। ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास अगर देखें तो अब ये इख्तलाफ आ गया। बॉन्ड पोलैरिटी वाला जो कंसेप्ट है वो कुछ और बता रहा है रिएक्टिविटी, और जो दूसरा कंसेप्ट हमने बॉन्ड एनर्जी वाला पढ़ा वो कुछ और रिएक्टिविटी बता रहा है, उल्ट बता रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए वो आयोडाइड होना चाहिए, और इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए वो है फ्लोराइड। अब हमें क्या पता किसको ठीक मानना है और किसको गलत मानना है। तो मैं आपको एक यहाँ पर कंक्लूजन लिख देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट था ना, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट, हमने जब रिएक्शन वगैरह किए, साइंटिस्ट ने रिएक्शन किए, तो उनको पता चला कि कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब उसके मुताबिक रिएक्टिविटी डिसाइड की जाएगी। तो कंक्लूजन में हमने कहा कि जो कार्बन हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट है वो ही करेक्ट होगा, और उसके मुताबिक हमने देखा था कि आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर जो है ब्रोमीन है, और फिर जो है वो क्लोरीन है, और फिर फ्लोरीन है। तो इसके मुताबिक जो अल्काइल हैलाइड जिनके अंदर आयोडीन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये आपके साथ ये हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा बनाया? ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया। डिक्रीजिंग से मुराद हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया, डिसेंडिंग, जिसमें रिएक्टिविटी आगे की तरफ जाते हुए कम हो रही है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डिसेंडिंग और डिसेंडिंग इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2024 में UHS में सवाल आया और उन्होंने यही बात में कंफ्यूज किया बच्चों को। उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग किसे कहते हैं? असेंडिंग कहते हैं जिसके अंदर आगे की तरफ जाते हुए चीज़ बढ़े, इंक्रीज हो, मतलब इंक्रीज वाला ऑर्डर वो मांग रहे हैं आपसे। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीज वाला। किसकी इंक्रीज वाला ऑर्डर? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अभी हमने पढ़ा कि हमने ये पढ़ा ना, आयोडीन जिसके अंदर होगा वो वाला अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ब्रोमीन, और फिर क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन। ये कौन सा ऑर्डर था? इसमें अगर हम देखें तो ये आगे की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसे हम कहेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर था। क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर था बच्चे। और अगर हम इसका असेंडिंग लिखना चाहें तो फिर हमें उल्ट करना पड़ेगा कि फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव है, उसके बाद जो है हमारे पास क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कौन सा होगा? आगे की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो ये होगा, इंक्रीज हो रहा है आगे की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी, और ये होगा, अब ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने ये वाला ऑर्डर करेक्ट अपनी ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, जिसमें फ्लोरीन सबसे कम और आयोडीन सबसे ज़्यादा। सी ऑप्शन। बच्चे ये वाला कर आए हैं, डी वाला, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि जो है आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मगर उसने असेंडिंग ऑर्डर पूछा, डिसेंडिंग नहीं पूछा। तो आपने उस हिसाब से करना है बच्चों। अभी तक हमारे पास कार्बन हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी अल्काइल हैलाइड्स की। कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्काइल हैलाइड्स की आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम है। इसमें से सवाल आया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मैं अब दिखा भी देता हूँ आपको।
हाँ जी, ये देखें ईटा 2022 में सवाल आया हुआ है कि बोन हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो इस वजह से आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब आप समझते ही हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलेबिलिटी, गैसियस से गैसेज होंगी या लिक्विड्स होंगी, ये सब चीज़ें। हम यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिनमें से आ सकता है, वो है पहला हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास कोई 2 अल्काइल हैलाइड्स आ जाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका कम है। ये देखने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपके सामने 2 अल्काइल हैलाइड बनाए हैं। एक ये वाला जिसके अंदर कार्बन की लंबी चेन है 4 कार्बन वाली, और इसके अंदर देखें तो कार्बन की छोटी चेन है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आयोडीन भी भरा है, मतलब इसके अंदर हैलोजन भरा लगा हुआ है, इसके अंदर हैलोजन छोटा लगा है। हमें पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए साइज बढ़ता है, मतलब आयोडीन बड़े साइज का है, फ्लोरीन छोटे साइज का है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो आर है वो भी बड़ा है, और यहाँ पर जो हैलोजन है वो भी बड़ा है, और यहाँ पर जो आर है वो छोटा है, और जो हैलोजन है वो भी क्या है, छोटा है। अगर तो ये हो, अगर हम, अच्छा अब देखें ज़रा, पहले ये बात सुने। हमने जो है वहाँ पर मैंने आपको लिक्विड्स वाले चैप्टर में ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ाई थी, क्योंकि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ही डिसाइड होता है। जिसके दरमियान में ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें से लंदन डिस्पर्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो उसमें से यहाँ पर जो टाइप मौजूद है वो कौन सी है, तो वो ये वाली, एक तो ये वाली टाइप मौजूद है डाइपोल डाइपोल। वो कैसे, ये देखो हमें पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और उसके नतीजे से क्या प्रोड्यूस होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स प्रोड्यूस होगी। कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल। ये आपको मैंने वहाँ पर समझाया था, डाइपोल डाइपोल। एक तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स प्रोड्यूस होगी ये पोलैरिटी की वजह से, और एक हमें पता है कि नॉन पोलर ये चेन जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके इलेक्ट्रॉन ये वाले दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पैदा कर देती हैं। तो मतलब इसमें 2 तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड में कौन से 2 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, वो होंगी हमारे पास एक तो डाइपोल डाइपोल, और एक कौन सी होंगी, लंदन डिस्पर्शन। ये एमसीक्यू है कि अल्काइल हैलाइड में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, डाइपोल डाइपोल और लंदन डिस्पर्शन। मगर आपने याद रखना है कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स इतनी कम होती है कि इसको हम मानते ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को ही लेकर चलते हैं आगे। मतलब जिसमें अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हुई उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जिसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हुई उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप जो है पढ़ के आते हैं पीछे ही कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लिक्विड्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज के, कि जितना बड़ा साइज हुआ उतनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। अब साइज किसका लेना है, हैलोजन का या अल्काइल हैलाइड्स का, सॉरी अल्काइल ग्रुप का। यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद है ना, एक तो ये हैलोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों का साइज लेना है। मतलब अगर हैलोजन ऐसा अटैच है जिसका साइज बड़ा है और दूसरे के अंदर उसका साइज छोटा है, तो वो बड़े वाले के ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मसलन यहाँ पर देखो ये वाला जो हैलोजन है इसके अंदर आप पहले चेन को देखें तो चेन भी यहाँ पर क्या है, बड़ी है, और यहाँ पर चेन क्या है, छोटी है। तो मतलब यहाँ पर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा आएंगी चेन की वजह से, हाई होंगी ना, हाई होंगी, और यहाँ पर क्या होंगी, लो होंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा इनके दरमियान। और यहाँ पर दूसरा अगर देखें तो हैलोजन भी बड़ा है और आयोडीन भी छोटा है, और यहाँ पर जब हैलोजन भी बड़ा है तो यहाँ पर फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पर भी हाई होंगी, यहाँ पर लो ही होंगी। तो मतलब दोनों जो फैक्टर हैं, अल्काइल ग्रुप की चेन का बड़ा होना और हैलोजन का भी बड़ा होना, ये दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं कि ये वाले अल्काइल हैलाइड के अंदर ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और इसके अंदर कम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिर क्या आएगा, हाई आएगा, और इसका जो है वो लो आएगा। क्या आएगा इसका लो आएगा, इसका लो आएगा और इसका हाई आएगा।
तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास आर ग्रुप बड़ा है और साथ में जो हैलोजन है वो भी बड़ा है, तो इसके नतीजे में क्या होगा जी, हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा उस अल्काइल हैलाइड का। तो जब भी आपने ये देखना है कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपने देखना है कि जिसके अंदर आर ग्रुप बड़ा हो और अल्काइल हैलाइड बड़ा हो, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा हाई। क्या आएगा, हाई आएगा, ज़्यादा आएगा। और इसके उल्ट देख लें अगर, तो जिसका आर ग्रुप छोटा हो और साथ में हैलोजन ग्रुप भी छोटा हो, तो उसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा जी, वो लो आएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, लो आएगा। इसके अंदर क्या आना था, हाई आना था। ये आपको अब याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपके ज़हन में आता होगा सर जी ऐसा तो ठीक है, तो क्या कोई ऐसी भी केस हो सकता है जिसमें आर ग्रुप बड़ा आ जाए और हैलोजन छोटा आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका क्या करें अब, ठीक है। आर ग्रुप बड़ा आ जाए और हैलोजन छोटा आ जाए। यहाँ पर देखें ज़रा, अब मैं आपके सामने रखता हूँ, देखो यहाँ पर दो अल्काइल हैलाइड है, इसका आर ग्रुप बड़ा है, आर बड़ा है और हैलोजन जो है वो छोटा है। जबकि दूसरे के मुकाबले में देखें तो उसका जो आर ग्रुप जो है वो छोटा है 4 कार्बन वाला, और हैलोजन जो है वो बड़ा है। कंपेयर कर लो ना, ये हैलोजन फ्लोरीन है, ये आयोडीन है, इसमें से हैलोजन ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इसमें से अल्काइल ग्रुप को कंपेयर करो, ये 4 कार्बन वाला है, ये 8 कार्बन वाला है, तो बड़ा ये अल्काइल ग्रुप है, छोटा ये है। तो अब हम क्या करें, हमने तो ये पढ़ा था कि जिसका अल्काइल ग्रुप, जिसमें अल्काइल ग्रुप भी बड़ा हो, हैलोजन भी बड़ा हो, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें तो अब उल्ट हो गया, इसमें अल्काइल बड़ा आ गया, इसमें अल्काइल छोटा आ गया, इसमें फ्लोरीन छोटा आ गया और आयोडीन बड़ा आ गया। मतलब इसमें अब क्या होगा, तो बच्चों याद रख लो कि जब कार्बन की जो चेन है उसमें जो कार्बन का नंबर में फ़र्क आ रहा है वो 5 आए या इससे बड़ा है, जो 5 आए या इससे बड़ा हो, मतलब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 8, और ये कितने हैं, 4, कितने हैं, 4 कार्बन के चेन में जब डिफरेंस है वो 4 आ जाए या इससे बड़ा आ जाए, 4 आ जाए या इससे बड़ा आ जाए। ये देखो 8 और 4 कितने कार्बन का फ़र्क है, 4 कार्बन का। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप जिसका बड़ा हुआ वही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता होगा। तो इसमें अल्काइल ग्रुप किसका बड़ा है, ये वाला, तो यही ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर इस तरह हो, यहाँ पर देखो इसमें भी देखो आर बड़ा है और इसमें आर छोटा है, और इसमें हैलोजन जो है वो छोटा है और इसमें हैलोजन जो है वो बड़ा है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें जो जो कार्बन के नंबर में फ़र्क आ रहा है, कार्बन 3 है, यहाँ पर 2 है, एक ही आ रहा है, मतलब 4 से छोटा फ़र्क आ रहा है। अभी हमने कहा जब 4 से बड़ा या 4 से बड़ा जब अल्काइल हैलाइड होगा, या 4 से जिसके अंदर ऐसा डिफरेंस आ जाए जिसमें कार्बन का नंबर 4 से बड़ा है, डिफरेंस कार्बन के नंबर में डिफरेंस 4 से बड़ा है या 4 आए, तो वो उस केस में हम अल्काइल जिसका बड़ा होगा उसको जिता देंगे। और जब ये हो कि जिसमें कार्बन के नंबर में जो फ़र्क है वो 4 से छोटा है, ठीक है, क्या है, 4 से छोटा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है जी, हमारे पास उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा हम जिसका हैलोजन बड़ा होगा उसको जिता देंगे, जिसका हैलोजन बड़ा होगा उसको जिता देंगे। तो यहाँ पर हैलोजन इसका बड़ा है तो हमारे पास ये जीत जाएगा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये जो मैंने कंडीशन बताई है कि जिसमें कार्बन के नंबर में 4 से ज़्यादा फ़र्क आ जाए या 4 फ़र्क आ जाए 4 कार्बन का, उसमें आर ग्रुप बड़े वाला जीतेगा, और जिसमें 4 से कम वाला फ़र्क आ जाए उसमें हैलोजन वाला जीतेगा। ये सब पे तकरीबन अप्लाई नहीं होता, मगर मज़ीद ज़्यादातर यही कंसेप्ट लगता है। तो आपको अब ये 4 कंडीशन याद रखनी है, 2 पहले जो मैंने बताई, तीसरी ये, चौथी ये, 2 कंडीशन पहले मैंने बताई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को याद करने के लिए। अब देखिए इसमें से एमसीक्यू आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, कौन से अल्काइल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। तो अगर देखें तो इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर आर, इसमें 4 कार्बन वाला आ रहा है इन दोनों ए और बी में, और सी और डी में 3 कार्बन वाला आर ग्रुप है, तो मतलब इसका सी और डी का आर क्या है, छोटा है। और अगर देखें इसमें फ्लोरीन है सी और डी में और इसमें आयोडीन है, तो मतलब सी और डी में जो हैलोजन है वो भी छोटा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर बड़ा है और यहाँ पर भी आर बड़ा है, और यहाँ पर जो है
हैलोजन जो है वो भी भरा है और यहाँ पर भी हैलोजन भी भरा है। तो अभी हमने क्या कहा था कि जिसमें आर और हैलोजन भरे होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा। तो मतलब ये तो आर और हैलोजन छोटे हैं तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब ऑप्शन रह गया ये दो। अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों के आयोडीन तो सेम है मगर इनमें आर में फ़र्क आ रहा है। आर कैसा है जी, इसके अंदर जो है एन बुटाइल है, इसके अंदर है आइसोबुटाइल। और अगर मैं लिखूँ तो एन बुटाइल ये होता है, अगर मैं लिखूँ तो ये एन बुटाइल ये होता है। और आइसोबुटाइल क्या होता है जी, CH3CH और CH3, ये होता है आइसोबुटाइल। यहाँ पर हैलोजन लगा होगा, इसमें यहाँ पर हैलोजन लगा होगा। तो अब बताएं जी इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, बड़ी चेन कौन सी होगी? आर बड़ा ढूंढना है ना हमने। ये देखो जिसमें आर ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा जीत जाएगा। अगर देखें तो इसकी चेन ये है, इसकी जो है सरफेस एरिया ये है, तो बड़ा सरफेस एरिया इसका है, तो ये हमारे पास जीत जाएगा। इससे एक बात तो और समझ आ रही है आपको कि अगर हमारे पास आर जो है वो ब्रांच हुआ तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, उसका लो आएगा। और अगर जो है हमारे पास आर जो है वो स्ट्रेट चेन हुआ तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा। ये तब की बात है जब कार्बन सेम हो, मतलब इसमें भी 4 कार्बन थे और इसमें भी 4 कार्बन थे, इस वजह से हमने इसको कंपेयर किया। तो अगर कार्बन के नंबर सेम हो, कार्बन का नंबर सेम हो तो फिर आपने देखना है कि जो ब्रांच वाला है, अगर कार्बन का नंबर सेम हो, साथ ये भी लिख लें कि हैलोजन भी सेम हो, तो फिर आपने देखना है कि जो ब्रांच वाला है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और जो स्ट्रेट चेन वाला है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। अब लास्ट पर जो है पढ़ लेते हैं कि सोलबिलिटी का क्या फ़र्क होता है। तो आप ये रख लें कि जो अल्काइल हैलाइड हैं ये क्या होते हैं, सोलबल होते हैं। किसमें, ये इनसोलबल होते हैं वाटर में। अब क्या है, इनसोलबल इन वाटर। आप कहेंगे कि इनके अंदर तो पोलर बॉन्ड है, तो पोलर बॉन्ड वाटर में सोलबल नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इस वजह से ये वाटर के साथ क्या है, इनसोलबल। तो ये वाटर के साथ इनसोलबल होते हैं। और किसमें ये सोलबल होते हैं, ये सोलबल होते हैं तकरीबन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जिस तरह ईथर हो गया, फिनोल हो गया, इनके अंदर ये सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एसिटिक एसिड हो गया, उनके अंदर ये सोलबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। हाँ, कुछ अल्काइल हैलाइड हैं जो कि छोटे अल्काइल हैलाइड हैं, लाइटर स्मॉल अल्काइल हैलाइड जो हैं वो पार्शियली सोलबल होते हैं पानी के अंदर, पार्शियली सोलबल। कौन से पानी के अंदर पार्शियली सोलबल होते हैं, पानी के अंदर कौन से सारे सोलबल होते हैं, जो कि स्मॉल अल्काइल हैलाइड है। कौन से, स्मॉल अल्काइल हैलाइड, स्मॉल अल्काइल हैलाइड वाले, जिस तरह मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, ये वाले। डेंसिटी की बात करें, एक जो अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसके अंदर फ्लोरीन आ जाए, या जो अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसके अंदर क्लोरीन आ जाए, ये वाले जो हैं ये ज़्यादा लाइटर होते हैं। लाइटर से मुराद इनकी डेंसिटी कम होती है किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। और जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं जो कि ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, इसके अंदर ब्रोमीन, इनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ये डेंसर होते हैं किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। ये वाटर के मुकाबले में क्या होते हैं, डेंसर होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ी। अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में मिलते हैं जिसके अंदर हम मज़ीद जो है कंसेप्ट सीखेंगे दूसरे भी। लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाना है।